हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाते हैं, अपने पैसे लगाने के बारे में सोचते हैं, तो उसके पहले उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कैसे स्टडी करते हैं, उसके बारे में पूरा नॉलेज लेते हैं कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसके प्रोडक्ट्स का मार्केट में क्या डिमांड है, आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद फिर अपना हार्ड एंड मनी उस कंपनी में लगाते हैं। तो मेरा नाम मनीष अग्रवाल, और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ग्रेन प्रोसेसिंग और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने वाली कंपनी है। कंपनी का नाम है गुलशन पॉलीओल। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गुलशन पॉलीओल का बिजनेस क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्यों मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, और इसके फंडामेंटल्स क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका बिजनेस गुलशन पॉलीओल का। तो गुलशन पॉलीओल का अगर पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स हम देख लें, तो कंपनी 1296 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो 1296 करोड़ का मार्केट कैप होने का मतलब है करीब करीब 1300 करोड़ का मार्केट कैप हो गया कंपनी का। करंटली ये 249 के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी, ऊपर 429 तक हाई गया था। तो अगेन ये कंपनी में काफी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक का पी 15 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का है, जो कि किसी भी एंगल से खराब नहीं है, इट इज क्वाइट गुड। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7% है, विच इज ऑल्सो गुड। सेल्स 1100 करोड़ का कंपनी सेल्स करती है। तो अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो ये भी बहुत हाई वैल्यूड नहीं है, 1.18 टाइम्स का मार्केट कैप टू सेल्स है। तो हर एंगल में कंपनी का वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है। और करेक्शन का बात करें तो करेक्शन भी अच्छा खासा कंपनी में करेक्शन हो चुका है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट्स के बारे में, देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट्स कैसा रहा है, और कंपनी किस तरह से आगे बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचती है। ये सब देखेंगे हम लोग अपने वीडियो में। बट पहले इसका क्वार्टर का रिजल्ट देखें, तो मार्च का जून का क्वार्टर अभी तक का रिजल्ट आया नहीं है। बट मार्च का रिजल्ट का बात करें तो यहाँ पर मार्जिन में काफी खासा डिप आया है कंपनी के। तो सेल्स जो था वो 293 करोड़ से 292 करोड़, तो सेल्स में कोई खास डिप नहीं आया, स्टेबल है। मार्जिन 12% से गिर के 9% हो गया, विच इज अ साइन। ठीक है, मार्जिन कम हुआ, आई एम नॉट वेरी टू मच वरीड अबाउट द मार्जिन। बट क्या है ना, सेल्स भी नहीं बढ़ा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर गया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा गिरते जा रहा है। और यही कारण है कि कंपनी में इतना ज्यादा करेक्शन क्यों आया। क्योंकि यहां पर जब कंपनी ने 43 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना ऑलमोस्ट चालू कर दिया था 2-3 क्वार्टर, तो कंपनी को एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिलना चालू हो गया था इंडस्ट्री के तरफ से, और इसका शेयर प्राइस अचानक से जूम हो गया। बट अभी यहाँ पर दोबारा से ये 35-25 करोड़ के मार्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गई है, तो इसको दोबारा से थोड़ा सा वैल्यूएशन लो मिलेगा। तो समझते हैं कि ये इतना लो क्यों हुआ है, क्या कारण है कि इसका ये कहां पर ये मार्जिन लूज कर रहा है। तो इनका जो बिजनेस है, इनका मेन रेवेन्यू कहां से आता है, ग्रेन प्रोसेसिंग से इनका मेन रेवेन्यू आता है। 213 करोड़ का रेवेन्यू इनका ग्रेन प्रोसेसिंग से आता है। डिस्टिलरी से इनका 53 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और मिनरल प्रोसेसिंग से 27 करोड़ का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू अगर देखें तो तीनों ही सेगमेंट में ठीक ठाक है। ग्रेन प्रोसेसिंग से रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है, डाउन हुआ। बट मार्जिन का बात करें तो ग्रेन प्रोसेसिंग में इनका 13-14% का मार्जिन हुआ करता था, जो एकदम से गिर के 6% हो गया। यानी मार्जिन ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं ग्रेन प्रोसेसिंग के। तो ग्रेन प्रोसेसिंग बिजनेस क्या है और क्यों मार्जिन डाउन हुआ है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। डिस्टिलरी में क्या हुआ है, डिस्टिलरी में भी देखो 19% का मार्जिन कहां हुआ करता था, और ये गिर के एकदम से 3% हो गया, विच इज नॉट ए वेरी गुड साइन, सर डेंजर साइन, कि एकदम से मार्जिन खत्म हो गया। ऐसा क्या हो गया, डिस्टिलरी कहाँ 18-19% के मार्जिन से एकदम 3% का मार्जिन हो गया। मिनरल प्रोसेसिंग इज द ओनली डिवीजन जहां पर ये लोग अपने मार्जिन को सस्टेन कर पाए, और यही कारण है कि इनका प्रॉफिट इतना ज्यादा गिर गया है और शेयर का प्राइस में इतना करेक्शन देखने मिला। क्योंकि डिस्टिलरी और ग्रेन प्रोसेसिंग जहां से मेनली समझ लो कुछ भी नहीं तो इनका 80-85% ऑफ द बिजनेस ये दो जगह से आता है, और उसी में मार्जिन एकदम खत्म हो गए, गिर क्या गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 19% का मार्जिन अगर 3% हो जाए तो उसको खत्म होना ही बोलते हैं, गिरना नहीं बोलते। तो ये काफी नेगेटिव साइन है इस कंपनी के बारे में। अब आप लोग को लग रहा होगा इतना नेगेटिव है तो आप इस कंपनी को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आपको अच्छी कंपनी पता होनी चाहिए। एज अ रैशनल इन्वेस्टर, एज अ गुड इन्वेस्टर, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या चीज खराब हो सकता है या क्या चीज खराब हो रहा है। तब क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एक गुड कंपनी और एक पुअर परफॉर्मिंग कंपनी के बीच में। और अल्टीमेट एम क्या है, अपने यहाँ पर पुअर परफॉर्मिंग है और इसीलिए तो इतना करेक्शन है।
अपने को देखना है आगे इस कंपनी के साथ क्या अच्छा हो सकता है, और हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आगे कुछ पॉजिटिव हो सकता है इस कंपनी के साथ, और ये कंपनी दोबारा से अपना हायर मार्जिन रिकूप कर सकती है, तो दोबारा से शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छा मौका होगा हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो तो हम लोग जब पूरा स्टडी करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा। ईयर बेसिस पे देखें तो इनका रेवेन्यू बढ़ा है, विच इज अ गुड साइन। 776 करोड़ से 1100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। बट अगेन मार्जिन जो है वो 17% से गिर के 14% हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब। बट क्वार्टरली देखें तो हर क्वार्टर में ही मार्जिन गिर रहा है, विच इज अ पुअर साइन। तो अगर मार्च में ये 17 से 14 हुआ है क्योंकि चारों क्वार्टर का मिला है। पर अगर खाली क्वार्टर फोर देखे थे तो खाली क्वार्टर फोर में तो एकदम ही खराब परफॉर्मेंस हुआ है, 9% हुआ है मार्जिन। तो हम लोग को यहाँ जो 14% दिख रहा है वो एक्चुअली इस क्वार्टर में मार्च में 9 हो गया। तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, हम लोग क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को काफी गहराई से फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वार्टर वन में मार्जिन और तो नहीं गिर गया, 9% से भी नीचे तो नहीं आ गया, और अगर आया है तो क्या कारण है, और मैनेजमेंट का क्या बोलना है आगे ये लोग मार्जिन को दोबारा कैसे अपना दोबारा से अपने मार्जिन को केटर करेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। बैलेंस शीट का बात करें तो कंपनी का जो डेट है, ये डेट फ्री कंपनी हुआ करती थी पिछले साल तक। इस साल 112 करोड़ का डेट है। तो कंपनी मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंशन कर रही है काफी बड़ा, जिसमें ये पैसा इनको लगा है। तो विच इज नो प्रॉब्लम अगर एक्सपेंशन में ये पैसा लगा है तो। कैश फ्लो इज नॉट गुड। 64, पिछले साल 106 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, इस साल 64 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो कैश फ्लो क्यों नहीं आया? 150 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपका 85 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट है, तो फिर आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 64 करोड़ कैसे है? यानी आपका पैसा जो है इन्वेंट्री और डेटर्स में ब्लॉक हो रहा है। इसको समझते हैं कि इन्वेंट्री में देखो 90 करोड़ का इन्वेंट्री 108 करोड़ हो चुका है, वहां काफी पैसा ब्लॉक हुआ है। 98 करोड़ 82 करोड़ का जो डेटर हुआ करता था, 120 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल, तो वहां पर इनका काफी पैसा ब्लॉक होके रखा है। तो इस वजह से इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो थोड़ा सा खराब हुआ है, बिकॉज इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल में काफी पैसा अटक गया है। तो अब ये क्या कारण है, क्यों अटका है, ये सब तो अपने को स्टडी करके ही पता चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल साइकिल का, तो वर्किंग कैपिटल जो डेज है वो ठीक ठाक है। डेज इन्वेंट्री डेज 69 डेज का हो गया, ये कम हुआ है विच इज गुड। और डेटर डेज भी कम हुआ है विच इज ऑल्सो गुड। डेज पेबल जो है ये भी कम हुआ है। तो अल्टीमेटली वर्किंग कैश कन्वर्सन साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल के फ्रंट पे तो कंपनी बेटर दिख रही है, कुछ खराब नहीं दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 67% प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अपना घटाया है, मार्च में इनका होल्डिंग 1.6% था, तो फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 3% मार्च में खरीदा है होल्डिंग, जो कि इनका एंट्री नहीं था, वो लोग एंट्री लेना चालू किए और इस मंथ में भी इन्होंने बढ़ाया है। अगेन दिस इज अ गुड साइन, अगर म्यूचुअल फंड बाई कर रही है तो ये पॉजिटिव साइन माना जाता है। और पब्लिक का होल्डिंग दिन पे दिन कम होते जा रहा है, तो पब्लिक के हाथ से शेयर जो है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में जाते जा रहा है, और ये एक गुड साइन है। डील्स का बात करें तो क्या डील हुआ है, मई 2022 में प्रमोटर के इमीडिएट रिलेटिव राहुल जैन ने करीब करीब 14,100 शेयर खरीदा है 213 के प्राइस पे। फरवरी में अंकुल पंसारी प्रमोटर के रिलेटिव, अगेन ये सब बाइंग चल रहा है, तो दिस इज अ गुड साइन। यहाँ पर जून 2021 में सेलिंग हुआ था, पर 22 में अगर देखें तो यहाँ पर रेगुलर बाइंग चल रहा है। तो कंपनी के जब इमीडिएट रिलेटिव्स लोग बाइंग कर रहे हैं, कंपनी का ट्रस्ट बाई कर रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तभी वो लोग बाई कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी का फंडामेंटल्स नंबर वाइज कैसा है। अब हम लोग चलते हैं और स्टडी करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपका कुछ समय लेना चाहूंगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आपके वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, 40-40 मिनट का होता है। बट मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कंपनी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लें और फिर एक प्रॉपर डिसीजन पे आ सके कि कंपनी में पैसा अपना हार्ड एंड मनी लगाना है कि। और मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं वीडियो 40 मिनट के बदले अगर 10 मिनट का सिर्फ वीडियो बना के दूं तो मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे पाऊंगा। और अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं दूंगा तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको मिसगाइड करना होगा। मैं इनकम्प्लीट नॉलेज अगर आपको दूंगा तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा।
आपका वो 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो आप जो देखेंगे ना, वो भी पूरा टाइम वेस्ट होगा अगर आप एक प्रॉपर जजमेंट पे नहीं आ सके कंपनी के बारे में। और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से अच्छा है इन्फॉर्मेशन मत दो, किसी को मिसगाइड करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से या तो इन्फॉर्मेशन दो तो पूरा अच्छा से दो, वरना मत दो। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चाहे तो उसको 10-10 मिनट का ब्रेक कर करके दिन में 4 बार या 2 दिन में 4 इंस्टॉलमेंट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको 40 मिनट आपका वर्थ होना चाहिए, और 40 मिनट के वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझे इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल गया, और अब मैं एक पोजीशन पे हूँ कि आई कैन डिसाइड कि मेरे को पैसा लगाना है कि। अगर आप 10-10 मिनट के 10 वीडियो भी आप देख लोगे और उससे आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपका 100 मिनट्स जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा आप 40 मिनट का एक ढंग का वीडियो देखें और पूरा नॉलेज है। सो दिस वाज ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, तो उसमें आपका थोड़ा और टाइम कम लगेगा। चलिए अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि बिजनेस पोटेंशियल कंपनी का क्या है, और कंपनी आगे और क्या क्या प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करने का कोशिश कर रही है। तो कंपनीज गुलशन पॉलीऑल, हु वी आर। तो पहले कंपनी से समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। गुलशन पॉलीऑल इज इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इथेनॉल एंड बायोफ्यूल। तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है क्या चीज के लिए? इथेनॉल, जिसको हम लोग बायोफ्यूल भी कहते हैं, ग्रेन बेस्ड। तो देखो इथेनॉल जो होता है, ये अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में, तो इथेनॉल का अभी डिमांड दिन पे दिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्रूड ऑयल इन व्हीकल इंजन। तो सॉरी, मतलब पेट्रोल के जगह पे हम लोग इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से क्या होगा, अपना क्रूड ऑयल का इंपोर्ट थोड़ा सा कंट्रोल होगा। तो सरकार का टारगेट है कि हम 2025 तक 20% का ब्लेंडिंग पे चले जाएंगे। तो 20% का अगर ब्लेंडिंग करना है क्रूड ऑयल में, तो वहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा इथेनॉल का जरूरत पड़ेगा। अब इथेनॉल जो होता है ना, ये दो प्रकार से बन सकता है। या तो शुगर के मोलासिस के मदद से बन सकता है, या तो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बन सकता है। इसीलिए दो तरह की डिस्टिलरीज होती है, मोलासिस बेस्ड जो कि शुगर से निकलता है, शुगर सिरप से निकलता है, और एक ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी होती है जहां ग्रेन्स के मदद से इथेनॉल बनाया जाता है। और ये दोनों ही इथेनॉल अल्टीमेटली किसको बेचा जाता है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचा जाता है, जो कि अपने पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करके, एक तरह का मिलावट तो गलत वर्ड होगा, थोड़ा सा गंदा वर्ड होगा, मिलावट तो नहीं बोलूंगा, ब्लेंड करके क्या होता है, मिक्स करके उसको बेचते हैं, ताकि पोल्यूशन भी कंट्रोल हो और साथ साथ हम लोग का क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो भी कम हो। तो उसमें ये लोग ग्रेन बेस्ड में ये लोग इंडिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स में से हैं। स्पेशली प्रोडक्ट स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स विद 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 30 साल से इनको ये सब प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस है। Our business portfolio broadly spans across main segment like grain processing, distillery and mineral processing। तो इनका बिजनेस सेगमेंट का मैं बात करूं तो 3 मेन बिजनेस सेगमेंट है। ग्रेन प्रोसेसिंग है, इथेनॉल है, और मिनरल प्रोसेसिंग है। ये 3 मेन इनका बिजनेस है। इनका कॉर्पोरेट वीडियो अगर हम देखना चाहें कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो आप देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, और फिर इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन। Seemingly large, but for those who go around delivering happiness, it seems just like home. Present in every corner of the world, drawing distances nearer, tying diverse ideas together, making possibilities happen, and most importantly, being a part of everyone's lives. We are Gulshan Polyols Limited, touching lives worldwide. And we are doing it fairly good. Gulshan Polyols is a multi-product company with a turnover exceeding $60 million, reflecting an annual growth rate of over 15%. Our product categories include starch sugars, calcium carbonate, on-site PCC plants, alcohol and animal feed, which we manufacture at our 2 fully integrated sites, 3 on-site PCC plants and 4 production centers spread across India. The company has been growing steadily over past years. A lot of innovation and indigenization has been done since its inception. We are the first to indigenize technology to produce PCC, sorbitol,
and now first to introduce on-site PCC plants in India. We have prioritized guaranteed profitable growth for the entire Gulshan Polyols shareholders, employees and associates. Hence, taking low debt exposure while maintaining healthy growth at the same time. We are geared up to take more challenges to catch new opportunities which are expected every day. Right from when your day starts, right till your day ends. Even if you're living in India, the US, China, Brazil or Kenya. We are part of your celebrations and we are the best at it. We produce starch sugars. These are derived from maize, corn and rice and are majorly used by food industries as a sweetener and a substitute for sugar. Starch sugars are considered to be the most upcoming eco-friendly ingredient in non-food industries too. Our domestic market share of more than 35% in sorbitol business and presence in more than 30 countries globally is a testimony to our commitment to consistently offer quality products. We have the single largest manufacturing site of sorbitol 70% in India. Sorbitol. Doesn't ring a bell? It is present in almost everything you use daily. Toothpastes, sweets, confectionaries, even paints and pharmaceuticals. These products help us in spreading happiness to those whose lives we touch. I am plant manager responsible for biochemical division in Gujarat, which was set up in 1997. Sorbitol is manufactured by hydrogenating starch sugars. Producing it involves precision and risk, for which we have taken utmost care. Presently, we manufacture 6,000 tons sorbitol per month. With increasing market demands, we will be increasing this capacity to 10,000 tons per month. Apart from sorbitol, Gulshan Polyols also produces other starch sugars such as liquid glucose, maltodextrin powder and dextromonohydrate. We manufacture calcium carbonate too, on a scale unmatched by any other company in India. I am heading the production and the marketing team of Gulshan Polyols for calcium carbonate in southern India as well as western part of the country. We are constantly innovating our product to give a great value to all of our customers, and all of our plants are of international standards. Calcium carbonate. What is it exactly? People know it by its common name, limestone. It is a widely used compound in many industries. It is what contains calcite, which we treat chemically and physically to produce different grades of calcium carbonate. We make over 19 grades of PCC, GCC and WGCC, which are used in making several products like plastics, cables, paints, washing detergents, rubber and other commonly used items, thus making possibilities happen. We also supply our technology to set up on-site PCC plants for the manufacturing of paper. We were the first to do it in India. It is a unique and economical way to produce PCC on site or close to a paper mill, pumping the resultant slurry directly into the mill. It conserves resources as integrated production facilities run on self-generated power, processing agro-produce for production of downstream value-added products. Thus, the production, logistics and energy integration makes us more reliable, more cost-effective, more innovative. Currently, we have 3 on-site PCC units in India. Our तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी में हम लोग किस तरह से स्टार्च डेवलप होता है, किस तरह से सर्विटॉल बनाया जाता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का इनका क्या बिजनेस है, ये सब हम लोग देख सकते हैं उनके ये वीडियो में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं उसमें इनका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो बिजनेस सेगमेंट का बात करें तो 3 मेन बिजनेस सेगमेंट है, इथेनॉल एंड डिस्टिलरी, ग्रेन प्रोसेसिंग डिवीजन और मिनरल प्रोसेसिंग डिवीजन। ये इनके 3 मेन बिजनेस सेगमेंट है। अब ये बिजनेस सेगमेंट के पहले, अब डिटेल में जाने से पहले मैनेजमेंट टीम को हम लोग थोड़ा सा देख लें कि कौन है। तो मिस्टर सीके जैन इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ही इज कन्विंस्ड एंड प्रमोटेड the company is conceived and promoted by Mr. Dr. C.K. Jain, who is sugar technologist and has been awarded the doctorate degree in the chemistry.
तो ये मैनेजमेंट का पेडिग्री देखने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैनेजमेंट कंपनी को रन कर रही है उस मैनेजमेंट को इस बिजनेस का कितना नॉलेज है, क्या उनका इस बिजनेस में स्किन इन द गेम है कि नहीं, क्या वो बिजनेस की बारीकियों को समझते हैं कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि इनको जो एमडी है, ही इज डॉक्टरेट डिग्री इन केमिस्ट्री एंड ही इज शुगर टेक्नोलॉजिस्ट। फिर ये जो मिसेस आरुषि जैन है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, शी इज एमएस इन मार्केटिंग फ्रॉम सिटी यूनिवर्सिटी, इनको मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज है। मिस्टर अश्विनी कुमार वत्स जो है, ही इज पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। फिर मिसेस पंसारी जो है, शी इज एमबीए फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी, शी इज आल्सो अ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड मिस्टर राजीव गुप्ता जो सीएफओ है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो ओवरऑल मैनेजमेंट टीम काफी एजुकेटेड है और उनको अपने बिजनेस का नॉलेज है, ये समझ में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका बिजनेस में कहां से कितना रेवेन्यू आता है। तो इथेनॉल और डिस्टिलरी से 15%, मिनरल प्रोसेसिंग डिवीजन से 12% और ग्रेन प्रोसेसिंग डिवीजन से इनका 73% बिजनेस आता है। तो इथेनॉल, ग्रेन एंड मिनरल प्रोसेसिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये लोकेटेड है मुजफ्फरनगर यूपी में, धौला कौन एचपी में, अबू रोड राजस्थान एंड पटियाला पंजाब। और सॉर्बिटल और लिक्विड ग्लूकोज का जो फैसिलिटी है वो गुजरात बारूच में लोकेटेड है। इनका सर्बिटॉल और लिक्विड ग्लूकोज का जो कैपेसिटी है वो 87,000 टन का है। कैल्शियम कार्बोनेट का 1,06,000 टन का है। स्टार्च का 60,000 टन का है। ईएनए एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट का 60,000 लीटर पर डे का कैपेसिटी है। और इसको ये लोग बढ़ा के, दिस इज समथिंग वी शुड नोट, कि ये जो डिस्टिलरी का जो इनका कैपेसिटी है इथेनॉल का, जो अभी सिर्फ 60,000 है, उसको ये लोग बढ़ा के 5,60,000 तक ले जाने का इनका प्लान है। यानी 5 लाख केएलपीडी का नया एडिशनल कैपेसिटी ये लोग लगाने का प्लान कर रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर बाई प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूटेन, कॉर्न ऑयल, एनिमल फीड यूज फॉर कैटल एंड पोल्ट्री फीड। तो ये कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। तो मेन इनका जो प्रोडक्ट है वो तो सर्बिटॉल और लिक्विड ग्लूकोज है। दूसरा मेन प्रोडक्ट इनका कैल्शियम कार्बोनेट है। और तीसरा जो है इनका रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और ईएनए है, जो अभी छोटा कैपेसिटी है, पर इसमें कंपनी को आगे चल के काफी ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन कंपनी करने जा रही है। अब हम लोग इथेनॉल और डिस्टिलरी के बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। तो इनका क्या है, ये लोग क्या बनाते हैं, मैनेजमेंट का बोलना है कि हम लोग बनाते हैं इथेनॉल फ्रॉम डैमेज्ड फूड ग्रेन्स। तो जो फूड ग्रेन्स डैमेज हो जाता है उससे ये लोग इथेनॉल बनाते हैं। और दूसरा क्या क्या प्रोडक्ट्स है इनका, कंट्री लिकर है, ग्रेन बेस्ड ईएनए है और डीडीजीएस है। अब ये ईएनए क्या होता है, इथेनॉल और ईएनए मोर और लेस एक जैसा चीज होता है। इथेनॉल बेसिकली ब्लेंडिंग पर्पस में यूज करते हैं पेट्रोल के साथ। ईएनए जो है वो वाइन्स बनाने में काम आता है। बियर जो वाइन्स होते हैं उसमें यूज होता है, यानी डिस्टिलरीज में ये ईएनए का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब क्या है, यहाँ पर एस्टिमेशन जो है कि 2025 तक जो गवर्नमेंट का 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होगा इसका, इथेनॉल का। क्योंकि 20% ब्लेंडिंग करना है तो इथेनॉल का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा होगा। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो ये लोग बोल रहे हैं 900 करोड़ लीटर का रिक्वायरमेंट आएगा, ये सिर्फ ब्लेंडिंग में। और अदर यूजेस में 300 करोड़ का रिक्वायरमेंट आएगा। तो टोटल 1200 करोड़ का रिक्वायरमेंट हम लोग को इथेनॉल का होगा 2025 तक, जिसमें शुगर सेक्टर से 660 करोड़ का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है। बाकी 540 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है ना, ये ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का डिमांड आएगा। यानी इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट ग्रेन बेस्ड से ही फुलफिल करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो इनके पास है 1200 में, अभी जो कैपेसिटी है रिक्वायर्ड बाय 2025 जो इनको चाहिए, वो टोटल चाहिए 1200 करोड़ लीटर का। और टोटल मिला के उसमें 1200 करोड़ में 660 मोलासेस होगा शुगर बेस्ड, 540 ग्रेन बेस्ड होगा। और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 684 करोड़ का है। तो 723 करोड़ का और ज्यादा कैपेसिटी का ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, जिसमें मोलासेस में 306 करोड़ और ग्रेन से 417 करोड़ का रिक्वायरमेंट आएगा। तो ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि कंपनी ये समझ पा रही है कि आने वाले फ्यूचर में इनको काफी ज्यादा डिमांड फेस करना पड़ेगा। तो अभी पहले से ही कंपनी अपने इथेनॉल का कैपेसिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर ले रही है। कहाँ 60,000 और कहाँ 5,60,000। तो 5 लाख किलोलीटर पर डे से इनका कैपेसिटी बढ़ रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी।
अब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखें जो कि इथेनॉल को सपोर्ट कर रहा है, इथेनॉल का डिमांड को आगे बढ़ाएगा, वो है इथेनॉल प्राइसेस बी लिंक्ड फ्रॉम क्रूड एंड पेट्रोल प्राइस। तो इथेनॉल का प्राइस को क्रूड या पेट्रोल प्राइस से डीलिंक रखा गया है। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि इथेनॉल क्या प्राइस में बेचना है। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ता है, डिमांड ज्यादा बढ़ता है, गवर्नमेंट हर 6 महीना पे आप देखोगे कि इथेनॉल का प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ा देती है, ताकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो खरीदे उनको सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए। फिर डिफरेंशियल एंड अट्रैक्टिव प्राइसेस फॉर इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैमेज्ड सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स, उसके लिए अट्रैक्टिव प्राइसेस गवर्नमेंट पे करने के लिए तैयार है। लोअर जीएसटी ऑन इथेनॉल, तो जीएसटी 5% कर दिया गवर्नमेंट ने 18% से। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिल रहा है, जो भी ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी का प्लांट लगाने वाले हैं या मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी का प्लांट लगाएंगे और इथेनॉल सप्लाई करेंगे, तो प्लांट लगाने के लिए जो उनको पैसा चाहिएगा, वो लोग बैंक से जब लोन लेंगे तो उनको लोन बहुत सस्ते रेट पे मिलेगा, उनको इंटरेस्ट काफी कम देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लाया गया है कि लोगों, गवर्नमेंट कंपनीज को मोटिवेट कर रही है कि आप अपने इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाइए। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ E5 दैट इज इथेनॉल 5% एंड पेट्रोल 95%, वहां से E10 हुआ और अब गवर्नमेंट E20 पे जाने वाली है। तो E10 यानी 10% ब्लेंडिंग और गवर्नमेंट वांट्स टू रीच एट 20% ब्लेंडिंग। तो BS6 एमिशन नॉर्म्स लेके आई है, जहां पर भी E20 व्हीकल होगा। E20 मतलब जहां पर ऐसा ही इंजन होगा जहां पर 20% तक ब्लेंडिंग किया जा सकता है। तो ग्रेन प्रोसेसिंग में देखते हैं इनका क्या बिजनेस है। तो ग्रेन प्रोसेसिंग का अगर बात करें तो इनका जो बिजनेस है, तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ 70% सर्बिटॉल। तो सर्बिटॉल हम लोगों ने देखा वीडियो में क्या प्रोडक्ट है, वो एक लिक्विड के जैसा है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज होता है, और ये लोग उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। तो बोल रहे वी मैन्युफैक्चर स्टार्च एंड स्टार्च डेरिवेटिव्स यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये लोग मेज से क्या क्या बनाते हैं, मेज स्टार्च पाउडर बनाते हैं, एनिमल फीड बनाते हैं, सर्बिटॉल बनाते हैं, लिक्विड ग्लूकोज बनाते हैं, एनिमल फीड बनाते हैं, ये सारा चीज ये लोग मेज से बनाते हैं। राइस से भी ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट, मेल्टोडेक्सटिन पाउडर, ग्लूकोज पाउडर, राइस ग्लूटिन, राइस सिरप, ये सारा चीज ये लोग राइस से बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एज इनके पास क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो इनका एडवांटेज ये है कि रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन बेल्ट है वो इनके प्लांट के बहुत करीब है, तो इनको टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई वहां से मिल जाता है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ पेपर मिल्स, और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट ये लोग जो बनाते हैं वो मेनली पेपर मिल्स में इस्तेमाल होता है। तो इनके प्लांट के आसपास काफी पेपर मिल्स है जिनको ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट बेच पाते हैं। और कैप्टिव पावर प्लांट्स एट ऑल यूनिट्स इनके पास है, तो पावर का भी सप्लाई इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होता है। प्रोडक्ट का एप्लीकेशन जो है ओरल केयर, पेपर एंड पैकिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एडेसिव, फार्मास्यूटिकल, ये सारे में इनका इस्तेमाल होता है। मिनरल प्रोसेसिंग का बात करें तो इसमें ये लोग का मेनली कैल्शियम कार्बोनेट का बिजनेस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इनके पास 19 ग्रेड्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कॉमन भाषा में हम लाइमस्टोन बोलते हैं। तो 19 डिफरेंट अलग अलग ग्रेड्स के लोग लाइमस्टोन बनाते हैं, विच इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल मिनरल्स, इन पेंट्स, प्लास्टिक्स, पीवीसी, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, कंस्ट्रक्शन, एडेसिव, और ये सब में ये सारे अलग अलग ग्रेड्स यूज होते हैं। तो इनका पहला ग्रेड जो PCC है, दैट इज प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, ये इस्तेमाल होता है मेनली पेपर इंडस्ट्री में, और इसी का सबसे ज्यादा इनके पास डिमांड भी आता है, और ये सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू जनरेटिंग, मतलब इस पूरे ग्रेड्स में ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर एक्टिवेटेड कैल्शियम कार्बोनेट है, ग्राउंड नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन साइट PCC का इनका काम जो है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग दूसरे जिनका पेपर मिल है उसमें जाके ऑन साइट वहां पर पूरा प्लांट लगा के देते हैं कि आपको खुद ही PCC आप बना लो, तो आपको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा, उसको पूरा स्टैब्लिश करके देने का काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिव नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेस्ड इन हाउस रिसर्च। तो इनका जो प्रोडक्ट है ये इन हाउस रिसर्च पे बना है, और नीश प्रोडक्ट है कि और ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है इस प्रोडक्ट में। दे हैव स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च फैसिलिटी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लोकेशनल एडवांटेज है इनके पास, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है
इनका ये अब ये कौन से प्लांट है, मुजफ्फरनगर प्लांट में 30% का यूटिलाइजेशन है, पोंटा साहिब में 118% का यूटिलाइजेशन है, अबू रोड में सिर्फ 3% का यूटिलाइजेशन है। तो यूटिलाइजेशन अभी भी बहुत कम है। तो यानी अगर डिमांड बढ़ता भी है, पेपर का डिमांड जैसे हम देख रहे हैं अभी काफी बढ़ भी रहा है, क्योंकि श्रीलंका में, पाकिस्तान में काफी जगह पेपर के शॉर्टेज है, तो पेपर का डिमांड बढ़ रहा है, पल्प के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां पर पेपर का जितना डिमांड बढ़ेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिमांड उतना बढ़ेगा। उसके लिए इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल कैपेसिटी है, विच इज अ गुड साइन कि इनको नया कोई प्लांट का खर्चा अभी फिलहाल तो नहीं करना है। फिर ऑन साइट पीसीसी क्या है? ऑन साइट पीसीसी प्लांट ये लोग लगा के देते हैं, जैसा मैंने बताया, उसका क्या बेनिफिट्स है वो आप यहाँ पर चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये लोग ऑलरेडी आईटीसी को ये प्लांट लगा के दे चुके हैं, ओरिएंट पेपर मिल को, बदूशन मल्टी पेपर को, बंदूसरा मल्टी पेपर को, डीजीसी पेपर को, इन सबको ये लोग ये प्लांट लगा के दे चुके हैं। एक्सपेंशन का इनका क्या प्लान है? ये लोग का बोल रहे हैं कि हम लोग जितना एक्सपेंशन लेके आ रहे हैं उससे हम लोग का पोटेंशियल है कि हम लोग का टॉप लाइन 2300 करोड़ रुपया तक 2023-24 में जा सकता है। इथेनॉल और डिस्टिलरी जो है इनका, द कंपनी हैज इनिशिएटेड अ मल्टीफोल्ड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑफ इट्स ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग साइट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोग बहुत बड़ा एक कैपेसिटी लेके आ रहे हैं जहां पर इनका रेवेन्यू साइज काफी बढ़ सकता है। तो वहां से ये बोल रहे हैं 1000 करोड़ का रेवेन्यू हम अर्न कर सकते हैं सिर्फ इथेनॉल से। दूसरा ग्रेन बेस्ड में बोल रहे हैं वी आर एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ मेज एंड राइस बेस्ड यूनिट इन मुजफ्फरनगर गुजरात, और वहां से 1200 करोड़ का टॉप लाइन ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किससे? स्टार्च से और स्टार्च डेरिवेटिव के प्रोडक्ट से। और बोल रहे हैं मिनरल प्रोसेसिंग जो हम लोग ऑन साइट पीसीसी का काम करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बेचने का काम करते हैं, वहां से 100 करोड़ का हम लोग रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग टाइम्स। अब केपेक्स जो इनका चल रहा है उसका अपडेट इन्होंने काफी डिटेल में बहुत अच्छा से दिया है, ये इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहे हैं इनका टोटल केपेक्स जो है, कंपनी इज लुकिंग एट अ टोटल केपेक्स ऑफ 450 करोड़ इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, जिसमें 300 करोड़ का जो केपेक्स है वो तो 500 केएलपीडी का जो इथेनॉल प्लांट आ रहा है मध्य प्रदेश में उसमें लग जाएगा, और 150 करोड़ रुपया लगेगा इनका ग्रेन बेस्ड का जो एक्सपेंशन आ रहा है प्रोसेसिंग का उसमें। द कंपनी हैज अ लोन अप्रूवल, ऑलरेडी 170 करोड़ का लोन ये लोग अप्रूवल एचएसबीसी बैंक से करा के रखे हैं, और वो इस्तेमाल होगा ये मध्य प्रदेश में जो इथेनॉल का प्लांट आ रहा है उसमें। आउट ऑफ विच द कंपनी हैज टेकन फर्स्ट डाइवर्समेंट ऑफ 50 करोड़, तो 50 करोड़ ऑलरेडी इसमें से कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया है, अभी भी 120 करोड़ और यूटिलाइज कंपनी कर सकती है। टोटल 300 करोड़ का केपेक्स है ये डिस्टिलेशन वाला, जो जो इथेनॉल का प्लांट लगा रहे हैं वो 300 करोड़ का है, उसमें इन लोगों ने 50 करोड़ ऑलरेडी लोन ले चुका है। They have also successfully raised 79 crore almost from QIP. QIP से भी इतना रेज कर चुके हैं लोग। The company has already placed orders for plant and machinery of 180 crore, out of which approximately 130 crore has already been spent by the company. तो 130 करोड़ रुपया ऑलरेडी कंपनी खर्चा कर चुकी है, जिसमें लोन अभी तक सिर्फ 50 करोड़ कंपनी ने लिया है, यानी 80 करोड़ कंपनी इंटरनल और इक्विटी से ऑलरेडी फंडिंग कर चुकी है, और 130 करोड़ का काम ऑलरेडी हो चुका है, यानी सारे प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर दिया जा चुका है। द कंपनी हैज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 60 करोड़ फॉर ग्रेन बेस्ड। तो ग्रेन बेस्ड जो 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें 60 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर इन्होंने प्लेस कर दिया। द कंपनी हैज स्टार्टेड लैंड एंड साइट डेवलपमेंट वर्क एट आसाम। तो आसाम में भी एक लैंड डेवलपमेंट और साइट डेवलपमेंट का काम कर रही है। फ्यूचर में वहां पर भी 250 केएलपीडी का इथेनॉल प्लांट बनाने का इनका टारगेट है फ्यूचर में, अभी नहीं, पहले ये 500 केएलपीडी कंप्लीट करेंगे, यानी अभी इनके पास 60 केएलपीडी है, वहां से ये लोग 500 केएलपीडी पे जाएंगे, 500 केएलपीडी ऐड कर रहे हैं अभी, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये लोग नेक्स्ट 250 केएलपीडी का प्लांट स्टार्ट करने का विचार है। 500 केएलपीडी जो प्लांट आ रहा है उसका अपडेट क्या है? ये मध्य प्रदेश में आएगा, प्रोग्रेसिंग सक्सेसफुली, अभी सक्सेसफुली एकदम काम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिविल वर्क ऑफ मेजर इक्विपमेंट फाउंडेशन इज कंप्लीटेड एंड माइनर ड्रेन फ्लोर्स एंड रोड्स आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय सितंबर। यानी ओवरऑल इनका जो प्रोजेक्ट है ये 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक ये लोग बोल रहे हैं हम लोग का ये प्लांट कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो जनवरी से जो क्वार्टर आएगा, जनवरी 2023, वहां से वो उस टाइम से इसमें से रेवेन्यू आना दिखाई चालू हो जाएगा।
ग्रेन प्रोसेसिंग का लोग बोल रहे हैं, जो गुजरात में लोग फैसिलिटी ला रहे हैं वो भी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इन्होंने फोटो भी लगाया है, 60 करोड़ ऑलरेडी इसमें लोग खर्चा कर चुके हैं। अगर मैं अपना वैल्यूएशंस का बात करूं तो कंपनी काफी सही वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, करंटली इनका रेवेन्यू 1100 करोड़ का है। अगर मैं बुल फेज में बात करूं तो ये मेरे को जो लगता है 35% का टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है, और इनका अगर मार्जिन में 18% भी लेके चलूं तो इसका प्राइस 544 हो सकता है, बट अगर सब कुछ अच्छा चला कंपनी के लिए। यहाँ पर ये बुल फेज का मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव अबाउट द कंपनी, पर अभी जैसा हम लोग नंबर्स में देख रहे हैं कि डिस्टिलरी का मार्जिन एकदम खत्म हो गया है और ग्रेन बेस्ड का भी मार्जिन एकदम इनका खत्म हो गया है, तो वहां पर ये चीज अभी थोड़ा सा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि कंपनी ये अचीव कर सकती है। दूसरा अगर मैं देखूं तो 30% का अगर टॉप लाइन ग्रोथ होता है विद इबिटा मार्जिन ऑफ 15%, आई थिंक 15% का मार्जिन कंपनी कर सकती है। मुझे लगता है कि ये जो मार्जिन इतना ज्यादा इरोड हो गया ना इनका डिस्टिलेशन में और ग्रेन प्रोसेसिंग में, उसके पीछे दो कारण थे। एक तो यूक्रेन का जो प्रॉब्लम आया, रशिया यूक्रेन का, उसमें क्या हुआ, मिनरल का ग्रेन्स का अवेलेबिलिटी कम हो गया, उसका दाम अचानक से शूट अप हो गया, तो उसके वजह से इनका रॉ मटेरियल का प्राइस इतना बढ़ गया कि ये लोग सर्बिटॉल जो बनाते हैं उसका प्राइस हाइक ले नहीं पाए, क्योंकि सर्बिटॉल का तो इनका हो सकता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होगा अपने कस्टमर के साथ, तो प्राइस हाइक इमीडिएटली पास ऑन करना पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पर मेज का, राइस का दाम आसमान छूने लगा यूक्रेन के वॉर के बाद, तो वो कारण था कि इतना ज्यादा इनका मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो गया। बट जैसे जैसे ये चीज थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, वहां आई थिंक दोबारा से इनका मार्जिन आने लगेगा। कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा एक्सटर्नल और मैक्रो फैक्टर्स की वजह से इनका पूरा डिसरप्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि 15% का नेक्स्ट FY23 में मार्जिन कर लेगी, और कंपनी का प्राइस मेरे को लगता है कि नॉर्मल प्राइस 308 के आसपास होना चाहिए। और अगर बियर फेज में चली जाती है तो ये 145 160 50 तक के रेंज में आ सकती है, जहां पर इनका मार्जिन पूरी तरह से इरोड अगर हो जाता है। और टॉप लाइन तो चलो बिजनेस ग्रो करेगा ही, टॉप लाइन भी ठीक रहेगा इनका, क्योंकि डिमांड तो बढ़ ही रहा है। इंपॉर्टेंट है अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मार्जिन खत्म हो जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कंपनी में। आई वुड, अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं Q1 के रिजल्ट का वेट करूंगा, देखूंगा Q1 में रिजल्ट कैसा आता है, मार्जिन में कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं, और मैनेजमेंट के कॉन कॉल को सुनने का कोशिश करूंगा कि उनका क्या कहना है कि आगे क्वार्टर में उनको क्या दिख रहा है प्रोस्पेक्ट, और ये जो मार्जिन में फॉल हुआ है वो किस वजह से हुआ है, और उसको मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहा है। उसके बाद मैं कोई एक डिसीजन ले पाऊंगा कि इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। बट जिस तरह से करेक्शन हुआ है, कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करते भी हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क मुझे नहीं लगता है। बट अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, आपको यहाँ से कुछ सीखने मिल रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ, नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।